हे दोस्तों, ऊपर वाले का शुक्र करते हुए सौरभ मुखर्जी जब अपनी फर्स्ट क्लास टिकट लेके फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में चढ़े राजधानी एक्सप्रेस के, तो चढ़ते ही उन्हें रियलाइज हुआ कि एक्चुअली वो कितने लकी है। देखो, बात ये थी कि वो बिजनेस के सिलसिले में राजस्थान कोटा आए हुए थे, जहां बहुत ज्यादा गर्मी थी, जहां से फाइनली वो वापस मुंबई जा रहे थे। अब ट्रेन में उनके सामने वाली सीट पे एक एल्डरली जेंटलमैन बैठे हुए थे, जिनसे बातचीत करने पर उन्हें पता चला कि वो जेंटलमैन की एक खुद की कंपनी थी जो पिछले 40 साल से बड़ी बड़ी इंडियन ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज को कंसल्ट कर रही थी। कौन सी कोटिंग करनी है, कौन से पेंट्स यूज करने चाहिए, कौन से डाइज यूज करने चाहिए, उनके ऑयल टैंकर्स और दूसरी चीजों को पेंट करने के लिए, ऐसी कई सारी चीजों से रिलेटेड वो कंसल्टेंसी देते थे। सो पेंट्स और ऑयल की बात पे ही सौरभ ने पूछा कि सर, आप कौन सी कंपनीज के पेंट्स डाइज हमें रिकमेंड करोगे? तो उस आदमी ने बिना एक भी सेकंड हेजिटेशन करे बोला, एशियन पेंट्स, और उसके टक्कर का कोई नहीं है। सौरभ ने पूछा, अच्छा, बट क्यों वो नंबर 1 पे है इंडस्ट्रियल पेंट्स में? तो इसके ऊपर वो जेंटलमैन थोड़े रुके और कहा, देखो, इसका कोई इजी आंसर नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली एशियन पेंट्स चीप नहीं है। उनकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, बट कॉम्पिटिटर्स भी वो क्वालिटी अचीव कर सकते हैं, बट स्टिल वो लोग डोमिनेट नहीं कर पाते। सो सच बात तो यही है कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि क्यों वो नंबर 1 है। ऐसी ही कुछ बातें हुई और बातें खत्म हो गई। वो वापस मुंबई आ गए, बट उनके दिमाग में एक क्वेश्चन अटक के रह गया कि क्यों एशियन पेंट्स नंबर 1 पे है। इससे पहले कि हम स्टोरी में आगे बढ़े, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर आपने 1982 में जब एशियन पेंट्स पहली बार लिस्ट हुई थी, तब अगर आपने उसके अंदर 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते, तो 2020 तक आपके पास कितने पैसे होते, डिविडेंड, ये सारी चीजें मिला के? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताओ। देखो, सच बोलूं तो एशियन पेंट्स क्यों इतनी ग्रेट है, वेल, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था, बट सौरभ जितना नहीं, बिकॉज सौरभ इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए कि उन्होंने बहुत सारी रिसर्च कर डाली, इतनी रिसर्च कर डाली, इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल डाली कि फिर इससे ही रिलेटेड उन्होंने एक बुक भी लिख दी, एक ग्रेट बुक, अनयूजुअल बिलियनर्स नाम की। फॉर्चुनेटली जब इस बुक को फिर मैंने भी पढ़ा, एशियन पेंट्स की हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी, तो मुझे भी पता चला कि क्यों एक्चुअली ये कंपनी इतना आगे बढ़ पाई। हाँ, इट टोटली मेक सेंस कि क्यों इनके स्टॉक्स हमेशा इतने आगे रहते हैं, इतने अच्छे रिटर्न्स देते हैं। सो अभी मैं उसकी अमेजिंग स्टोरी आपको बताते बताते आपके साथ कई सारे इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाला हूँ, जो आपको भी एशियन पेंट्स के ओनर की तरह ही एक अनयूजुअल बिलियनर बनने में हेल्प करेगा। प्लस अगर आप ऐसे ही ग्रेट बुक्स की अमेजिंग बातें हर हफ्ते सीखते रहना चाहते हो, वो भी बिना बुक पढ़े फ्री में, तो सब्सक्राइब जरूर करना। 1942 पूरा केओस था। ब्रिटिशर्स तब जापान से और जर्मनी से लड़ रहे थे, और तभी गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलाया था। JRD टाटा 32 की एज में ही यंगेस्ट चेयरमैन अपॉइंट हुए थे। बिरलाज अपने एम्पायर को और बड़ा कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ही एक टेम्पररी बैन लगा दिया गया था बाहर की कंट्री से आने वाले पेंट्स पर। नाउ यहाँ पे एक 26 साल के एंटरप्रेन्योर चंपकलाल चौकसी को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, खुद एक पेंटिंग कंपनी चालू करने की, जो उन्होंने फिर अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्ट करी, जिसका नाम उन्होंने रखा एशियन पेंट्स। और ये कंपनी उन्होंने यही स्टार्ट करी थी जहां मैं रहता हूँ, मुंबई में। देखो, अब हमेशा नोटिस करना, हर बड़ी चीज के पीछे एक विजनरी इंसान होता है, और यहाँ पे जो विजनरी इंसान थे वो थे चंपकलाल चौकसी जी, जिन्होंने स्टार्ट करने के बाद ही 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करी। फर्स्ट, उन्होंने देखा कि मार्केट में क्या गैप है पेंट्स को लेकर, और सेकंड, उन्होंने देखा कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या गलत कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे, और इसी चीज से सीखते हुए फिर उन्होंने एक्शंस लिए। एग्जाम्पल, 1940s में जब उन्होंने नोटिस करा कि जो इंडस्ट्रियल मार्केट है, जिसपे मैक्सिमम लोग फोकस कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, ताकि उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले, बड़ा प्रॉफिट हो, वो जो मार्केट था वो एक्चुअली प्राइस ड्रिवन था। मतलब जो सस्ते में पेंट्स बेचता था, यूजुअली उसे ही ऑर्डर मिलता था। बट दूसरी तरफ जो डेकोरेटिव रिटेल था, वहाँ कंपटीशन बहुत कम था और प्रॉफिट भी अच्छा था, बट बहुत कम लोग वहाँ ध्यान दे रहे थे। बट उन्होंने ये भी नोटिस करा कि इस सेगमेंट में अगर आपके कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर से अच्छे हो जाएंगे, तो आप थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स भी बेच के प्रॉफिट निकाल सकते हो। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना पूरा फोकस बस इस कंज्यूमर फेसिंग सेगमेंट पे ही देंगे, ना कि इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे। अब लेट 1940s और 50s में डेकोरेटिव पेंट का जो बिजनेस था वो कमोडिटी बिजनेस था, और तब चूना ही सबसे ज्यादा चलता था। बट प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम चंपकलाल के लिए ये थी कि वो कैसे एशियन पेंट्स को मार्केट में लेके आए, जहां बस कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सारा मार्केट संभाला था। और जब चंपकलाल मुंबई के इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए थे, तो उन्होंने सीधा उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद फिर वो पुणे के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए, बट वहां भी उन्हें बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। नॉर्मल इंसान होता तो वो हार मान लेता, बट चंपकलाल जिद्दी थे। उन्होंने क्या करा, जब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने क्या किया कि जिद में आके उन्होंने खुद पैदल जाना स्टार्ट किया अपने दोस्तों के साथ। वो अकेले गांव-गांव जाने लगे और दुकान वालों को वो खुद अपना पेंट डायरेक्ट बेचने लग गए। नाउ ये चीज बहुत पावरफुल साबित हुई, बिकॉज यूजुअली दुकान वालों के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आते थे, डीलर्स आते थे,
लेकिन अब डायरेक्ट कंपनी आके उन्हें बेच रही थी, जिससे उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा था। प्लस उन्हें माल भी सस्ते में मिल रहा था बिना बीच का कट दिए। इसलिए ये ट्रिक काम कर गई और इसी वजह से फिर सांगली सतारा में चंपकलाल और उनके दोस्तों ने एशियन पेंट्स की पहली डीलरशिप खोली। नौ यहाँ तक की स्टोरी से आपको एक लेसन तो सीखने जरूर मिला होगा। कौन सा लेसन आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके लिखो। बट अगेन आते हैं आप स्टोरी पे। एशियन पेंट्स की ग्रोथ के लिए अगेन चंपकलाल जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी। उन्होंने अपने कस्टमर्स के कंजम्पशन पैटर्न्स को समझना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने नोटिस करा कि पोंगल फेस्टिवल जो तमिलनाडु में होता है और पोला फेस्टिवल जो महाराष्ट्र में होता है, उसमें लोग बुल्स की वर्शिप करते हैं और बुल्स के हॉर्न पे, सिंग पे ब्राइट कलर्स लगाते हैं। सिमिलरली उन्होंने देखा कि तमिलनाडु में लोग वो डोर के नीचे के हिस्से में रेड और येलो कलर करते हैं, जिसे वो अच्छा शगुन मानते हैं। प्लस उन्होंने ये भी नोटिस करा कि बुल्स जो होती है वो अपने हॉर्न्स को बार बार मिट्टी में डालती है, जिसकी वजह से पेंट्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं। इसलिए ये सारी चीजों के पैटर्न को समझने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो छोटे छोटे पैकेट्स बनाएंगे 50 और 100 मिलीलीटर्स के, जो ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए यूज हो सके। उन्होंने ब्राइट कलर्स पे फोकस करा। प्लस उन्होंने ये भी मेक श्योर किया कि उनके जो कलर होंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ताकि बुल्स के हॉर्न से जल्दी कलर निकले ना। क्वालिटी अच्छी होने की वजह से उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे थे, बट उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, जिसका रीजन ही था कि फिर उनके पेंट्स बहुत ज्यादा चलने लग गए। उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया। क्यों? क्योंकि वो एक अनटैप्ड मार्केट में घुस चुके थे, जहां उन्होंने कंज्यूमर की नीड्स को अच्छे से समझ लिया था। और यही रीजन भी बना कि फिर हाई डिमांड की वजह से जो डीलर्स थे वो एक्स्ट्रा एशियन पेंट्स के पैकेट्स डब्बे ले लेके स्टोर करने लग गए, जिसकी वजह से फिर जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स थे जो पहले उनके साथ काम करने से सीधा मना कर दे रहे थे, अब वही लोग लाइन में आके खड़े हो गए थे उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए। और ये बस एक बार की बात नहीं है। ऐसे ही हमेशा चंपकलाल जी कंज्यूमर के जो डिमांड होते थे, उनके बीच में जो गैप होता था, उसे भी देखने में बहुत अच्छे थे। फॉर एग्जाम्पल 1950s के टाइम पे दो ऑप्शंस थे लोगों के पास। एक था ड्राई डिस्टेम्पर का, जो चीप था, जो यूजुअली निकल जाता था, दीवार से कपड़ों पे चिपक जाता था और काफी प्रॉब्लम्स थी उसमें। और वहीं दूसरा ऑप्शन था प्लास्टिक इमल्शन, जो क्वालिटी तो बहुत अच्छी देता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्वालिटी वाइज, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उसका जो प्राइस था वो ड्राई डिस्टेम्पर से 5 गुना ज्यादा था और यहाँ एक बड़ा गैप था। सो इसी को समझते हुए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने निकाला वॉशेबल डिस्टेम्पर, जो इन दोनों ऑप्शंस के बीच में, इतने वास्ट प्राइस डिफरेंस के बीच में एक बहुत ग्रेट ऑप्शन साबित हुआ, जो बहुत सारे लोग खरीदने लग गए। और यहीं से आप सीख सकते हो लेसन नंबर 2, जो है अंडरस्टैंड कंजम्पशन पैटर्न्स। चंपकलाल जी एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के पावर को भी बहुत अच्छे से समझते थे, अपने कंपटीशन से बहुत ज्यादा अच्छे से समझते थे और उसका यूज भी करते थे। फॉर एग्जाम्पल, उनके वॉशेबल डिस्टेम्पर के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एड बनवाया था कि डोंट लूज योर टेम्पर, जस्ट हैव वॉशेबल डिस्टेम्पर, जो काफी अट्रैक्टिव और अच्छा लगा लोगों को। फिर 1954 में ही उन्होंने कंपनी का मैस्कॉट इंट्रोड्यूस कर दिया था, गट्टू नाम का एक चुलबुला बच्चा, जो मिडिल क्लास फैमिलीज को काफी अच्छे से टारगेट कर रहा था। और ये सारी चीजें काफी न्यू थी, बट चंपकलाल का ये डेयरिंग एक्सपेरिमेंट काफी कामयाब साबित हुआ। जहां दूसरे कॉम्पिटिटर्स बस इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस पे फोकस कर रहे थे, वही एशियन पेंट्स घर घर का नाम बनने लगा, जिसका रिजल्ट 1967 तक एशियन पेंट्स इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी बन पाई बाय रेवेन्यू। ऐसे ही हमेशा मार्केटिंग का यूज करके एशियन पेंट ने अपने ब्रांड बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करा है, इन्वेस्टमेंट करी है, इतनी कि उनके कॉम्पिटिटर का ही एक्स एम्प्लॉय बोलता है कि देखो मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं, एशियन पेंट्स वो अकेली पेंट कंपनी है जिसकी ब्रांड रिकॉल इतनी स्ट्रॉन्ग है। इवन उनके सब ब्रांड्स की ब्रांड रिकॉल बहुत ज्यादा है, लाइक इकोनॉमी में गट्टू, उत्सव और प्रीमियम में रॉयल, एपेक्स, ये सब का नाम बहुत सारे लोगों को पता है। इनफैक्ट और कोई भी कंपटीशन के इतने नाम लोगों को याद नहीं रहते। और ये बात सच है, बिकॉज एशियन पेंट्स हमेशा से एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करती है। वो कस्टमर्स के चेंजिंग नेचर और चेंजिंग टाइम के हिसाब से एड्स बनाती है। गट्टू जो 1950s में हिट हुआ था, फिर एक बहुत फेमस हुआ था कि हर घर कुछ कहता है, क्यों इसके अंदर कोई रहता है। ऐसे टाइप के बहुत सारे एड्स है जो एशियन पेंट्स के बहुत हिट हुए हैं। आप बस सर्च करके देखो यूट्यूब पे कि वो कितने अच्छे एड्स बनवाते हैं, कितना फोकस करते हैं उस पे। मैं नीचे एक लिंक भी दे दूंगा। बट यहाँ आपको लेसन नंबर 3 यही सीखना है कि अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आपको पता है दोस्तों, एशियन पेंट्स ने हमेशा अपने आप को टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रखा है। और ये चीज आप उनके एड्स में तो देख ही सकते हो, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां आपको ये देखना चाहिए, हमेशा समझना चाहिए, वो ये है कि वो लोग हमेशा टेक्नोलॉजी के मामले में अप टू डेट रहते हैं। ऑथर जब कंपनी के एमडी आनंद का इंटरव्यू ले रहे थे, तब आनंद ने उन्हें बताया कि एशियन पेंट्स वो पहली इंडियन कंपनी थी जिसने 1970s में ही अपना पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर ले लिया था। कंप्यूटर जो उनके IIT कॉलेज में रहने वाले कंप्यूटर से बहुत अच्छा था। और बड़ी बात ये थी कि वो कंप्यूटर वो
पेरोल या एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए नहीं यूज कर रहे थे, बल्कि वो डिमांड फोरकास्टिंग के लिए यूज कर रहे थे। प्लस वो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए उसका यूज कर रहे थे, जो अपने टाइम से बहुत आगे की चीज थी। ऐसे ही हमेशा एशियन पेंट्स टेक्नोलॉजी की मदद लेती रहती है आगे बढ़ने के लिए। वो जीपीएस का यूज करते हैं अपने ट्रक के मूवमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। और ये तो फिर भी समझो नई बात है। पुरानी बात बताओ तो 1974 में ही चंपकलाल ने एक मेजर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट करा था, जहां वो ओल्ड मशीन्स को न्यू मच बेटर मशीन से रिप्लेस कर रहे थे। इनफैक्ट 1967 से लेके 1987 तक एशियन पेंट्स ने हर जगह कंप्यूटराइजेशन कर दिया था अपने हर जगह के काम को आसान करने के लिए। और ऐसे ही कई चीजें करी। एक और बहुत खास चीज जो उन्होंने करी थी, लाइक वो उसी टाइम पे डेटा का यूज कर रहे थे, जिसे आज के टाइम पे डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं, जो आजकल हर बड़ी कंपनी करती है। वो एशियन पेंट्स ने डेकेड्स पहले स्टार्ट कर दिया था। और वो हमेशा अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। और ये चीजें आप बोल सकते हो एशियन पेंट्स को नंबर 1 पोजीशन पर रखने का सबसे बड़ा रीजन बना, वो भी आज तक। इसलिए इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 4 यही है कि यूज टेक्नोलॉजी विद चेंजिंग टाइम्स। रामा बिजापुरकर, जो लीडिंग मार्केट स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट है, उन्होंने बताया कि वो पिछले 30 सालों से एशियन पेंट्स को बहुत अच्छे से देख रही है। ये कंपनी हमेशा बेस्ट को हायर करने पे फोकस करती है, बेस्ट आईटी रखती है, बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करती है, वो भी दूसरी कंपनी से पहले। और ये बात फैक्ट है। इनफैक्ट ये जो कल्चर है वो अगेन चंपकलाल जी और उनके दोस्तों ने ही स्टार्ट करा था। एग्जाम्पल, लेट 1960s में जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें अब अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा, तो उन्होंने तभी IIM कैलकाटा, IIM अहमदाबाद, यहाँ सबसे मतलब बेस्ट कॉलेजेस से लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दिया, जो कल्चर आज भी वो कंपनी फॉलो करती है। बिजापुरकर जी बोलती है कि एशियन पेंट्स आज भी इतनी स्ट्रांग है बस कुछ लोगों की वजह से नहीं, बल्कि बिकॉज उनका जो AEQ है, मतलब एवरेज एम्प्लॉय क्वालिटी, वो बहुत सुपीरियर है दूसरी कंपनीज के एम्प्लॉयज के मुकाबले। अब एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी आना चाहिए कि इतने टैलेंटेड लोग वहाँ काम ही क्यों करते हैं? वेल, इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। बस एक एग्जांपल देता हूँ। अभी 1969 में ही एशियन पेंट्स में बोल दिया गया था कि जो फैमिलीज है, बेसिकली बॉस के लोगों की फैमिली, वो प्रोफेशनल्स के काम में इंटरफियर नहीं करेंगे, स्पेशली जब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उन्होंने बहुत पहले से ही प्रोफेशनल्स को जिम्मेदारी दे दी थी अपनी कंपनी को आगे लेके जाने के लिए। उन्हें फ्रीडम दी गई थी, जल्दी प्रमोशंस दिए गए थे, ऐसी कई सारी अच्छी चीजें करी गई थी, जिसकी वजह से ही प्रोफेशनल्स, जिन्हें कई बार कंपटीशन से ज्यादा सैलरी मिलती है, वो भी उससे हटकर एशियन पेंट्स में ही काम करना चूज करते हैं। और यहीं से आप सीख सकते हो लेसन नंबर 5, टू बिकम एन अनयूजुअल बिलियनर ऑलवेज हायर क्वालिटी पीपल एंड वैल्यू देम। नाउ कंक्लूड करने के लिए बोलूं तो जो चीज ने चंपकलाल को बिलियनर बनाया, एशियन पेंट्स को इतना ग्रेट बनाया, 1997 में उनकी डेथ के बाद भी इतने ग्रेट रिटर्न्स दिलवाए हैं, इतना आगे बढ़ा पाए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जॉन केस के IBAS के फ्रेमवर्क को फॉलो करते थे। IBAS में I में आता है इनोवेशंस पे फोकस करना, B स्टैंड करता है ब्रांड के लिए, मतलब ब्रांड बनाने पे काम करना, A से आता है अपने आर्किटेक्चर को स्ट्रॉन्ग करना बिजनेस के, और लास्ट S से आता है स्ट्रेटेजी पे काम करना कि कैसे आप दूसरों से आगे बढ़ोगे। और यही चीज कहीं ना कहीं मैंने आपको इस पूरे वीडियो से सिखाई है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारी बातें मैंने आपको अनयूजुअल बिलियनर बाय सौरभ मुखर्जी इस बुक से बताई है। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें सीखते रहना है, बुक्स की नॉलेज सीखते रहना है, वो भी फ्री में, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं हर संडे ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि आपको बिना बुक्स पढ़े बुक्स की अमेजिंग नॉलेज हमेशा मिलती रहे और आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।